तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, है ना। तो हमने कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केसेस पढ़ लिए हैं और इन सब चीज़ों में हमने देखा कि जो नई चीज़ें हमने पढ़ी वो ये पढ़ा कि एक हमने पढ़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होता है ओमेगा एल के बराबर, जिसमें ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर, ठीक है। और फॉर डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, इसलिए एक्सएल भी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इंडक्टर में डीसी करंट को कोई आराम से फ्लो करता है। वहीं पे हमने एक पढ़ा कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी, जिसमें हो जाएगा 1 बाय 2 पाई न्यू सी। फॉर डीसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डीसी के लिए न्यू 0 होता है, पर एसी सर्किट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटर में एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब जो इनफाइनाइट कैपेसिटर है वो डीसी करंट को क्या करता है, रोकता है, उसके लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जिसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और रेजिस्टेंस के केस में करंट और ईएमएफ ये दोनों ही सेम फेज में है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। वहीं हमने देखा फिर नेक्स्ट कैपेसिटिव इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, उसके अंदर हमने देखा कि जो करंट है इट्स लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री फ्रॉम ईएमएफ, ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, पाई बाय 2 का। वहीं पे फिर हमने कैपेसिटर देखा जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, कैपेसिटर में जो करंट है वो ईएमएफ से आगे है, कितना आगे है, प्लस पाई बाय 2 है, यानी कि पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री एंगल आगे है, अहेड है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, क्लियर है। फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे जिनके बेसिस पे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। अब हम करेंगे इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एलसीआर सर्किट, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, एलसीआर सर्किट। और ये एलसीआर सर्किट सीरीज सर्किट है, पैरेलल कनेक्शन भी हो सकता है, पर आपके सिलेबस में सीरीज पहले था, अभी मैंने देखा नहीं है कि ये हटाया है या नहीं हटाया है, बट आप लोग लर्न करो क्योंकि एग्जाम पर्पस में आ सकता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में क्या है कि आपके पास रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, देन आपके पास इंडक्टर है और आपके पास सभी को आवाज आ रही है, बीच में ये कुछ हो गया था इंटरनेट प्रॉब्लम, कुछ कह रहे हैं समीर। हाँ सर, अब आई थोड़ी, अब अभी हाँ रुक गया होगा, हाँ मैं वही देख रहा था, रुक गया था थोड़ा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है, आर एल एन सी, और इसमें क्या है, एसी सप्लाई है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एलसीआर सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम का यूज और उसके फॉर्मूलेज इन सब का यूज आता है। तो अगर हमने अभी देखा था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, तो रेजिस्टेंस ओनली में देखा था कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है यानी फेज ये है, तो ईएमएफ की भी फेज क्या है, यही है, ठीक है। ईएमएफ का भी फेज क्या है, यही है, ठीक है। वहीं फिर अगर आप देखो इंडक्टर में अगर ईएमएफ ये है
तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे था, है ना, करंट उससे 90 डिग्री क्या था, पीछे था। वहीं पे अगर आप देखो कैपेसिटर में अगर करंट ये है तो ईएमएफ क्या था, पीछे था, यानी ईएमएफ से करंट आगे था, ये हमने कैपेसिटर में देखा था। तो आपने तीन चीज देखी, रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ सेम डायरेक्शन में थे, इंडक्टर में ईएमएफ करंट से आगे था, और कैपेसिटर में करंट ईएमएफ से आगे था। ठीक है, ये चीज आपने अभी पीछे क्लास में पढ़ा है। तो ये हमने उसी का एक डायग्राम बना दिया, फेजर डायग्राम सिंपल वे में। ठीक है, पोटेंशियल अगर मैं देखूं, पोटेंशियल अक्रॉस आर, तो वो क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू में आर। वहीं पे अगर आप पोटेंशियल अक्रॉस एल देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू में एल, सॉरी आई इंटू में एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक्सएल है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और वहीं अगर आप पोटेंशियल देखो अक्रॉस सी, तो वो क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू में एक्स सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, नथिंग इज कि अगर इन सबको कंबाइन करके एक फेजर डायग्राम बनाया जाए, इन तीनों को कंबाइन करके एक फेजर डायग्राम बनाया जाए तो क्या बनेगा, ये देखिए, इन तीनों का कंबाइंड वर्जन बनेगा, तो ये वाला पोर्शन को हम आई फिक्स कर दे रहे हैं, ये हमारा आई है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम सिर्फ, ये फेजर डायग्राम किसके लिए बन रहा है, पोटेंशियल के लिए, ये फेजर डायग्राम किसके लिए बन रहा है, पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो अगर ये फेजर डायग्राम पोटेंशियल के लिए बन रहा है तो ये हो गया आपका वी आर। और आप देखो अगर वी आर इस डायरेक्शन में तो वी एल ऊपर है और वी सी नीचे है, तो वी एल ऊपर चला गया और वी सी नीचे चला गया। ठीक है, वी एल ऊपर चला गया और वी सी नीचे चला गया, यानी पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर अप साइड, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर डाउन साइड। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जो वी एल है वो ग्रेटर देन हो वी सी से, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। एंड जो सेकंड केस बन सकता है दैट इज वी एल इज लेस देन वी सी। ये दो केस बन सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है। एग्जाम में जो केस आता है वो आता है ये वाला, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी वाला केस पूछा जाता है, ये वाला केस नहीं पूछा जाता है। ये भी केस बन सकता है, सिमिलरली जो ये केस दिखाएगा वही केस इसका भी बन सकता है, सेम है फॉर्मूले में, जस्ट ग्रेटर देन के साइन की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो जाएगा, यानी मैथमेटिक वे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये दो केस बन सकते हैं, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है किसको, वी एल ग्रेटर देन वी सी वाला केस। तो हम इसको हटा देते हैं। अब अगर आप बोलो कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है, तो इसी का अगर हम ग्राफ बनाएं, सेम ग्राफ इसका अगर बनाएं, तो वो ग्राफ क्या बनेगा, ये वी आर हो गया, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी बन जाएगा ना, क्योंकि अगर ये बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो इधर वैल्यू बचेगी, तो वो कितनी बचेगी, वी एल माइनस वी सी बचेगी। ठीक है, अब देखो इधर पोटेंशियल है, इधर पोटेंशियल है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा ये, दैट इज वी। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, v। अब अगर आप देखो तो ये जो रिजल्टेंट आया v, आपने वेक्टर टर्म पढ़ी है क्लास 11th में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो, इसको इसको आप फिगर 1 बना देना, इसको फिगर 2 बना देना। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर 2, फिगर 2 से अगर आप देखो तो v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर v की बात करें, वी आर स्क्वायर की,
तो वी आर स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। वी एल माइनस वी सी की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। ये वैल्यूज हमने कहाँ से पुट कर दी, यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। अब इसमें से आई कॉमन लोगे, इसमें से अगर आई कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर अंदर क्या बच गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अंदर क्या बच गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, आई, अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और ये जो v है, ये जो हमने टोटल v निकाला इस फेजर डायग्राम के बेस पे, इसको आप क्या बोलोगे, फेजर डायग्राम। तो ये जो v है ये होगा i इंटू में z इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। i से i कैंसिल हो गया, बचा क्या, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, z इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या मिला, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और ये जो z होता है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है। क्या फॉर्मूला है ये, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एंड z इज नोन एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट, यानी एलसीआर सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। जो ये हमारा फॉर्मूला आया है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर है बात यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, देखिए दोबारा ये एलसीआर सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है सीरीज में, और एसी सप्लाई है। हमने पीछे तीनों का इंडिविजुअल केस पढ़ा है। रेजिस्टेंस के केस में करंट यानी ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं तो सेम फेज में बना दिया। इंडक्टर में जो पोटेंशियल ईएमएफ है उससे करंट पीछे होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पीछे बना दिया। ये कैपेसिटर में करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे होता है तो 90 डिग्री आगे बना दिया। ये क्या बनाया, फेजर डायग्राम। इनका पोटेंशियल का फेजर डायग्राम बनाया तो ये हमारे पास बन गया वी आर सेम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ बना दिया। अब दो केस हो सकते हैं, वी एल ग्रेटर देन वी सी वाला और वी सी ग्रेटर देन वी एल वाला। हमें लेना है वी एल ग्रेटर देन वी सी वाला। तो वी एल ग्रेटर देन वी सी लोगे तो वी एल में से वी सी माइनस करोगे तो ऊपर वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी, और नीचे वी आर है। और इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे तो रिजल्टेंट का इफेक्टिव फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज v इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा इसका कितना बन रहा है, वीएल माइनस वीसी और वीआर के बीच में 90 का, तो cos 90 क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए cos 90 जीरो होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, इफेक्टिव रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा वाला जीरो हो जाता है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया वी आर का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब वी आर वी एल वी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो निकाला है, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी है, आई को कॉमन लेके बाहर निकाला, कॉमन लेके बाहर निकाला, अंदर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। वी जो होगा, क्योंकि वी यहाँ पे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एलसीआर सर्किट है, तो इसका हमने लिखा आई इंटू में जेड, वेयर जेड इज नॉन एज इम्पीडेंस, impedance which is equal to under root r square plus xl minus xc का होल स्क्वायर, impedance, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो जल्दी से नोट कर लेंगे फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें।
अब यहाँ पे आपने जो समझा कि आपके पास फेजर डायग्राम है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला आप समझ चुके हो, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अब इसमें आप tan फाई निकालेंगे। tan फाई निकालेंगे किस ग्राफ के बेस पे? फेजर डायग्राम नंबर 2, फेजर डायग्राम नंबर 2 के बेस पे tan फाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम कुछ केसेस पढ़ते हैं। मैं इस साइड वाला रब कर रहा हूँ। सो आपने इम्पिडेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया, दैट इज Z इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये कब है? जब VL इज ग्रेटर देन VC है। अगर मान लो VC इज ग्रेटर देन VC हो जाता, VC इज ग्रेटर देन VL हो जाता, तो यहाँ पे एक्सएल XC माइनस एक्सएल हो जाता। बस इतना ही डिफरेंस होता फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी है क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC है, इसके डायग्राम में अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एक एजम्पशन लेके चले, ठीक है यहाँ तक। अब इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग फ्रॉम फिगर 2 अगर आप tan फाई निकालना चाहो, tan फाई निकालना चाहो तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये एंगल मान लो फाई है, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका? फाई है। तो इस एंगल को अगर आप देखो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? VL माइनस VC के। और ये नीचे VR तो है ही है, ये क्या है? VR है ये। तो अगर आप tan फाई देखते हो तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। म्यूट करो, ठीक है। tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू आप निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? VL माइनस VC, ठीक है। क्या हो जाएगा? VL माइनस VC, यानी कि अपॉन में VR। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? I XL माइनस I XC अपॉन में IR। तो I कॉमन लेके कट सकता है तो कैंसिल हो सकता है, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या बचा आपका? tan फाई इज इक्वल टू बचा XL माइनस XC अपॉन में R, ठीक है। tan फाई की वैल्यू क्या मिल गई? XL माइनस XC अपॉन में R, ये आपका वैल्यू यहाँ पे मिली है। अब इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे क्या? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 3 केसेस बन सकते हैं। केसेस क्या बन सकते हैं? केसेस अगर आप देखो तो पहला केस जो बनता है, when XL is equal to XC, ठीक है। XL is equal to XC, अगर XL is equal to XC होगा दैट मीन्स ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0। इट मीन्स आपको tan फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? tan फाई की वैल्यू मिलेगी 0। और अगर tan फाई की वैल्यू 0 होती है तो फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री। फाई की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। अब मान लो फाई क्या है? फेज डिफरेंस। व्हाट इज फाई? फाई यहाँ पे है फेज डिफरेंस। एक तरीके से हम इसको यहाँ पे फेज डिफरेंस लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्या लेके चल सकते हैं? फेज डिफरेंस लेके चल सकते हैं। तो आप देखो अगर फेज डिफरेंस 0 आ रहा है तो किस केस में फेज डिफरेंस 0 आता है, ये बताइए मेरे को। किस केस में फेज डिफरेंस 0 आता है? रेजिस्टेंस के केस में। तो रेजिस्टेंस के केस में अगर फेज डिफरेंस 0 आता है दैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस, नॉन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। नॉन इंडक्टिव सर्किट यानी इंडक्टर नहीं है उसके अंदर, तो हम उसको बोल देंगे। क्योंकि कैपेसिटर के केस में भी कुछ रेजिस्टेंस का पार्ट होता है, तो हम इसको नॉन इंडक्टिव केस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा hence it is a नॉन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। नॉन इंडक्टिव सर्किट, क्लियर है। सेकंड केस देखिए क्या हो सकता है। सेकंड केस अगर आप देखोगे तो आप देखिए व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, अगर XL इज ग्रेटर देन XC होगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, है ना।
एक्सएल इज ग्रेटर देन, अगर एक्सी होगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर कोई क्या कहते हैं इसकी अगर एक्सएल एक्स पॉजिटिव आएगी यानी टेन फाइव पॉजिटिव, टेन फाइव पॉजिटिव मतलब फाइव इज पॉजिटिव। हेंस क्या हो रहा है कि इसमें जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से। इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज एंगल फाइव, कुछ भी, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हो। तो टेन फाइव इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, इट मीन्स tan phi is पॉजिटिव यानी कि phi is पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या होगा, वोल्टेज लीड्स द करंट, दैट मीन्स वोल्टेज लीड्स द करंट। वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है। तो वोल्टेज करंट में किस में लीड कर रहा था, कौन से केस में वोल्टेज लीड कर रहा था, इंडक्टर, इंडक्टर के केस में। तो ये सर्किट कैसा कहलाएगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ये सर्किट कैसा कहलाएगा, एंड इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है, इंडक्टेड डोमिनेटेड सर्किट है। इसी तरीके से थर्ड केस बन सकता है, इसको ऊपर से बना लेते हैं। थर्ड केस बन सकता है वन एक्सएल इज लेस देन एक्सी, दैट मीन्स क्या हो गया कि टेन फाइव की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, यानी कि फाई इज नेगेटिव। और अगर फाई इज नेगेटिव दैट मीन्स फेज एंगल नेगेटिव है, और फेज एंगल नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, करंट लीड्स वोल्टेज। और करंट किस में लीड करता है, वोल्टेज से, वोल्टेज में करंट किस में लीड करता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर। तो ये किस में हो जाएगा, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये तीन केस हमने जो पीछे पढ़े थे उन्हीं को थोड़ा सा और एग्जाम्पलीफाई करके फॉर्मूले के बेस पे हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर टेन फाइव एक्सएल माइनस एक्सी होता है आर अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, इफ व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी दैट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दैट मीन्स टेन फाइव इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स फाइव इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स फेज एंगल इज 0। तो इसका मतलब फेज एंगल 0 है। तो ये कैसा सर्किट है, नॉन इंडक्टिव सर्किट है, मतलब कि इसमें कोई इंडक्टर नहीं है। if XL is greater than XC that means tan phi is positive, that means phi is positive, that is phase angle जो है, जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो phi एंगल का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल phi, हम ये कह सकते हैं, phi एंगल जो भी आएगा हम यूं कह सकते हैं, दैट मीन्स वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल phi, दैट मीन्स ये कैसा सर्किट हो गया, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट हो गया। देन इसका रिवर्स केस हो जाएगा, व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्सी दैट मीन्स टेन फाइव इज नेगेटिव, टेन फाइव नेगेटिव दैट मीन्स फाइव इज नेगेटिव। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितने एंगल से, फाइव एंगल से, यानी कि उल्टा हो जाएगा। एंड इसका मतलब क्या होता है कि ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट है। क्लियर, तो आई गेस ये क्लियर होगा, इसको यहाँ से नोट कर लो, जल्दी से हो जाए तो डन कह देना, चैट पे लिख देना, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर हो गया।
नोट करने के बाद एक अलग से लिख लेना लाइन नोट डाल के, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR circuit is called impedance of the circuit. The total effective resistance of LCR circuit is called impedance of the circuit. सर एक और फिर से. The total effective resistance of LCR circuit, the total effective resistance of LCR circuit is called impedance of the circuit. सर ऑफ के बाद क्या था? Impedance of the circuit. इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. एक फॉर्मूला जो याद रखना है, दैट इज इम्पिडेंस, दैट इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. किस कंडीशन में, ये भी ध्यान रखना, VL इज ग्रेटर देन VC. फेजर डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे. tan phi इज इक्वल टू याद रखना है XL माइनस XC अपॉन में R. बाकी देखिए, पढ़ना समझना तो सभी है, बट जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आई गेस आप लोगों का 30% सिलेबस कम हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक देख सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एग्जाम ओनली. बट अगर वैसे आप पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ पढ़ें, अच्छे से समझें, बिकॉज आगे चल के ये अगर कहीं भी आप एंट्रेंस देते हैं तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, और अगर आप फील्ड कंटिन्यू करते हैं तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी. तो इसलिए छोड़िए मत ये कि 30% सिलेबस कम है तो आप छोड़ दें, ऐसा नहीं. तो नेक्स्ट है इम्पिडेंस ट्रायंगल. हो गया सबका, आई गेस हो गया होगा. इम्पिडेंस ट्रायंगल, देखिए इम्पिडेंस ट्रायंगल कुछ नहीं है, जस्ट ये जो आपने ये लिखा है, जो डिराइव किया है, ये सब कुछ उसमें वही चीज है. बस ये जो है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, आप देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी को इम्पिडेंस ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है, और कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, इसी को हम इम्पिडेंस ट्रायंगल कहते हैं. तो अगर कोई अलग से पूछ ले कि जो इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होता है, तो इट्स नथिंग एल्स, जो ये फेजर डायग्राम आपने बनाया उसका ये वाला जो पार्ट होता है उसको इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं. और अलग अलग से ड्रॉ करना है तो इसको इस तरीके से आप लिख लो, बना लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये आप लोगों का इम्पिडेंस ट्रायंगल हो गया, R XL माइनस XC, और ये ग्राफ ये शो कर रहा है आपका Z. ये क्या शो कर रहा है? Z. इसी ट्रायंगल को आपने बना दिया तो ये इम्पिडेंस ट्रायंगल हो गया. तो आप इसे नोट कर सकते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल को, जिसके बेस पे आपने Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर निकाला, एंड आपने tan phi निकाला, दैट इज XL माइनस XC अपॉन में R. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने इसके अंदर निकाले. क्लियर है? ये आप नोट कर सकते हो, और इम्पिडेंस ट्रायंगल में कुछ अलग से नहीं है. ओके, अब मेरे को एक आप फॉर्मूला बताएंगे जो आपने पढ़ा है कैपेसिटर के केस में, चैप्टर 3, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. क्या होता है, फॉर्मूला बताइए. सर हाफ VC स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर. CV तो स्क्वायर. हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो हमने निकाला था.
याद है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर? नहीं। किसी को भी याद नहीं है? सोनिया? नो वन। दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, चैप्टर 6 में ही पढ़ा होगा आई गेस। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये कैपेसिटर में हो गया, इंडक्टर में हो गया, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये आया कैसे? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर की तो डेरिवेशन हमने की हुई है, हाफ एल आई स्क्वायर कैसे होता है? एल आई स्क्वायर देखिए, एल मतलब इंडक्टर, सिंपल सी बात है, इंडक्टर की बात हो रही है, इंडक्टर ये, और इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा है इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। अब इंड्यूस ईएमएफ के बारे में अगर आप पढ़े हो तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, अगर ये इंडक्टर है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा एल और करंट फ्लो कर रहा होगा आई। तो इंड्यूस ईएमएफ जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एल डी आई बाय डी टी, यही पढ़ा है ना, एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, तो इतनी बात आप पढ़े ही हो। अब अगर ये इंड्यूस ईएमएफ है तो अगर आप याद रखें पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। और पावर इज इक्वल टू वी आई भी होता है, ये याद हो फॉर्मूला आपको, है ना। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट भी होता है। तो पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ को ही तो पोटेंशियल बोलते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? ई। तो आपका जो वर्क डन बाय टाइम आया वो किसके बराबर आ गया? एल डी आई बाय डी टी इंटू में आई। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? एल आई डी आई, है ना। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे डी डब्ल्यू का, तो एल आई डी आई, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एल कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा आई डी आई। अब आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? कौन बताएगा आई का इंटीग्रेशन? आई स्क्वायर अपॉन 2 सर। आई स्क्वायर अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा आई स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ एल आई स्क्वायर। और वर्क डन ही किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। वर्क डन ही किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर कितना आ गया? हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये इसकी डेरिवेशन है, यहाँ से ये डेरिवेशन, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया निकल के। अब अगर ये किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो खाली फॉर्मूला भी लिख सकता है। बट अगर नोट कर लोगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा, कभी दोबारा रिवाइज करना हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हाँ जी सर ये डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कैसे आया? एल डी आई बाई डी टी कैसे आया? ओके, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, यस सर। और पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट होता है। अच्छा सर। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट हो गया। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या निकाला है? एल डी आई बाई डी टी निकाला है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, तो वर्क डन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई आ गया। सर ये पोटेंशियल वो है ना जो इंड्यूस ईएमएफ वाला है ना? इंड्यूस ईएमएफ वाला है, हाँ इंड्यूस ईएमएफ वाला है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये किसको नोट करना है तो कर लो। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज होगा, वो कैसे होगा वो अभी हम बताते हैं। ये किसको नोट करना है तो कर लीजिए। नोट कर लिया सर। अब इसके बेस पे एलसी ऑसिलेशन जो होता है, अगर आप ध्यान दो, क्या हो गया? आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? गायब हो गया। यस सर। हाँ मेरे स्क्रीन पे गायब हो गया। चलिए ठीक है, तो सर हुआ था, गायब आ गया। हाँ, तो ये जो यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इन दोनों का जो यूज होगा वो एलसी ऑसिलेशन है। एलसी ऑसिलेशन यानी एलसी ऑसिलेशन पैरेलल सर्किट। आई गेस ये आपके इस समय सिलेबस में से हटा दिया हो गया होगा,
लास्ट ईयर भी मतलब इससे पहले जो आता था उसमें भी सिर्फ क्वालिटेटिव आता था, यानी कि सिर्फ समझने के लिए आता था, यानी कि कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल समझने का है कि इसमें है एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, वो चीज है। नोट कर लिया होगा सभी ने। अब जरा समझेंगे हम। एलसी ऑसिलेशन को समझना है यहाँ पे, ठीक है। लिख तो आप अपने हिसाब से लेंगे ही, नोट्स में मिल ही जाएगा, बट बुक में भी है, अच्छे से आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मेरा काम है, मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अब ये आने के बहुत ही रेयरली चांस होते हैं, बट फॉर एग्जाम न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने दो फॉर्मूला लिया है। अब एक फॉर्मूला हम लेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आपने बताया हाफ CV²। अब एक फॉर्मूला और बन सकता है जिसमें चार्ज और कैपेसिटर का रिलेशन होता है, उसके लिए कोई फॉर्मूला हाफ बताइए। Q²/C। हाफ हाफ, क्यू हाँ, हाफ Q²/C, हाफ Q²/C। तो हम मेनली ये फॉर्मूला लेंगे, यानी कि हमारे पास जो दो फॉर्मूले होंगे, इस तरीके से हम लिख लेते हैं इसको। टॉपिक हमारा है एलसी ऑसिलेशन, ठीक है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitor मार्कर मोटा हो गया है, दूसरा लाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा हमारा, UC इज इक्वल टू हाफ Q²/C, क्योंकि यहाँ चार्ज और कैपेसिटर का रिलेशन। उसी तरीके से आप पोटेंशियल स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास ½ Li²। अब जरा यहाँ सर्किट को समझो। सर्किट क्या है कि जो L यानी इंडक्टर और C यानी कैपेसिटर, इनको आप क्या कर रहे हो, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो। तो जब पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो तो लेट्स सी कि ये आपके पास, ये फर्स्ट डायग्राम मैं बता रहा हूँ जिसके अंदर ये इंडक्टर हो गया, यहाँ पे एक की है जिसको की K1 लिख लेते हैं, और इसके साथ में एक कैपेसिटर है C, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट डायग्राम में ये फुल्ली एम्प्टी चार्ज कैपेसिटर है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज, इसके अंदर कोई भी चार्ज स्टोर्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपने क्या किया, एक अलग से बैटरी लगाई की K2 सॉरी, एक अलग से बैटरी लगाई और इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया। क्या किया, फुल्ली चार्ज कर दिया इस कैपेसिटर को। जैसे ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, ये K1 जो स्विच है ये अभी ओपन है, मतलब कि ये वाला सर्किट अभी क्लोज नहीं है। ये वाला जो सर्किट है इंडक्टर के साथ कैपेसिटर का, ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है मतलब कंप्लीट नहीं है। आपका सिर्फ सर्किट कौन सा है, कैपेसिटर बैटरी के साथ K2। तो आपने क्या किया, K2 को क्लोज करके इस बैटरी के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। तो कैपेसिटर को जब आपने चार्ज किया तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब यहाँ से समझिए,
अब यहाँ से जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो आपने क्या करा, अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इंडक्टर है। अभी यहाँ पे करंट क्या है, 0। इसके अंदर अभी करंट क्या है, 0। तो अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इस समय इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, हाफ Q²/C, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इसके अंदर अभी फुल मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज हाफ Q²/C। अब इसी डायग्राम को अगर आप देखो, अब क्या होगा कि ये फुल्ली चार्ज है तो अब धीरे धीरे, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इंडक्टर के साथ सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये चार्ज फ्लो स्टार्ट होगा। अब चार्ज फ्लो स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। धीरे धीरे करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंडक्टर में से चार्ज यानी कि करंट फ्लो करेगा, और वो करंट धीरे धीरे इंक्रीजिंग होगा। और आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि अगर करंट इंक्रीजिंग होता है तो ऐसे में क्या होता है कि उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि उसके मोशन का अपोज कर रहा होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब कि उसके अंदर इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, और इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा दैट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से करंट फ्लो करने लगता है, और केस क्या होने लगता है कि करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। और क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ करने के साथ साथ इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक इमीडिएट केस आएगा जिसके अंदर इसके अंदर भी एनर्जी होगी, ठीक है, इसके अंदर भी एनर्जी होगी यूसी, यहाँ पे UL इज इक्वल टू 0, यूसी कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पे कुछ धीरे धीरे इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। एक केस आएगा कि जब सारा का सारा चार्ज क्या होने लगेगा, सारा का सारा चार्ज खत्म हो चुका होगा, ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका होगा, कैपेसिटर पूरी तरह क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। तो जब डिस्चार्ज हो चुका होगा उस समय पे कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, और उस समय पे इसके अंदर मैक्सिमम लेवल पे क्या हो गया है, एनर्जी स्टोर हो गई है इंडक्टर के अंदर। यानी कि अब जो है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी 0 है, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो हाफ Li² है, जो कि मैक्सिमम है, हाफ Li² है, जो कि मैक्सिमम है किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर 0 हो गया है, और इस केस में करंट जो हो गया है, यानी कि करंट अब क्या हो चुका है, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब एक बात बताइए, अगर कांस्टेंट करंट होगा तो देयर इज नो चेंज इन करंट, if there is no change in current there is no change in magnetic field, if there is no change in magnetic field there is no change in magnetic flux, if there is no change in magnetic flux there is no production of induced EMF। और अगर induced EMF का प्रोडक्शन नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इंड्यूस ईएमएफ करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो अब मैक्सिमम करंट पहुंच चुका है और ये पूरा टोटली क्या हो चुका है, डिस्चार्ज, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या होगा कि इसमें अब जो यहाँ पे मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो चुका है, तो अब इसके अंदर से धीरे धीरे करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होने लगेगा, यानी कि ये वैल्यू कम होने लगेगी। अब ये वैल्यू कम होने लगेगी तो क्या होगा कि अगेन इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मैक्स करंट इसमें से फ्लो चार्ज तो खत्म हो चुके हैं। अब दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट होंगे, तो ये जो कैपेसिटर है अगेन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर अगेन चार्ज स्टोर होना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि केस आएगा कि अब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं बचेगी, और ये कैपेसिटर पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, इसके अंदर मैक्सिमम आ गया है, दैट इज हाफ Q²/C, जो कि मैक्सिमम है,
और इसके अंदर जो है वो क्या है 0। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो टोटली ट्रांसफर हो रही है इंडक्टर में, और इंडक्टर की जो टोटल एनर्जी है वो टोटली ट्रांसफर हो रही है कैपेसिटर में। तो इनकी एनर्जी एक दूसरे में ही क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे एजम्पशन ये है कि हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, यानी कि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ये एजम्पशन है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होगी, लीक होगी, ठीक है, लॉस होगा एनर्जी का। but we are assuming that the resistance of inductor and capacitor are negligible, so the transfer of energy is interchangeable। ठीक है, आप यूं कह सकते हो कि इंटर ट्रांसफरेबल है, टोटल एनर्जी कैन बी इंटर ट्रांसफरेबल, यानी कि इजिली सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में क्या ट्रांसफर हो रही है, और इंडक्टर की सारी की टोटल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, कैपेसिटर में। तो इसके बेस पे इसीलिए क्या हो रहा है, एल और सी में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी एनर्जी का बैक एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो आपने 11th में पढ़ा है कि जब भी बैक एंड फ्रो मोशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, इसीलिए इसका नाम है एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एनर्जी इन कैपेसिटर है वो किसके बराबर होगा, एनर्जी इन इंडक्टर। ठीक है, दैट मीन्स हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यानी कि हाफ एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी इन इंडक्टर। ये कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है, और न्यूमेरिकल के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल के लिए भी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर थर्ड सर्किट में क्या हो रहा है? थर्ड इसमें या इसमें? नहीं, सिर्फ इसमें। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि मैंने इंटरमीडिएट पोजीशन दिखाई है, कि मतलब कि अभी पूरी तरह कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में नहीं गई है, अभी कुछ पार्ट कैपेसिटर में रह गया है और कुछ पार्ट इंडक्टर में प्रोड्यूस हो गया है। तो ये एक इंटरमीडिएट मैंने सर्किट दिखाया है। ये मैंने टोटली ट्रांसफर वाला सर्किट दिखाया है जिसमें कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली गई है, जो कि यहाँ पे जो है वो क्या है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट सर्किट दिखा दिया, जो कि मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है फाइनल सर्किट। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है तो फिर इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज ये इतना ही छोटा सा टॉपिक है, इतना ही इसका यूज है, आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेनली। ओके सर। तो नोट कर लीजिए, जब हो जाए तो डन कह देना।